नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 903 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपकी सब्जेक्ट नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर वालों की क्लास रहेगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो आपका जो पेपर है 903 ये 70 नंबर का आता है। इसमें पास होने के लिए आपको 40% लाने होंगे, यानी 28 अंक लाने होंगे 70 में से, और समय आपको 3 घंटे का मिलता है इस पेपर के लिए। ठीक है, तो 903 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा वो कह रहा है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक हैं। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालक हैं, वो कौन से बालक हैं? अपराधी बालक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अपराधी बालक। और क्यों है ये थोड़ी व्याख्या सहित समझेंगे। हमने इसमें व्याख्या भी दे रखी है, यदि लिखने के लिए बोलता है तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मनोसामाजिक समस्या का संबंध व्यवहार और समाज से होता है। अपराधी बालक समाज के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए यह मनोसामाजिक रूप से भिन्न माना जाता है। बाकी विकल्प शारीरिक और बौद्धिक भिन्नता से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें, तो एक तो समाज से जुड़ा हुआ है, बाकी सब किससे जुड़े हुए हैं? बाकी सारे शारीरिक बौद्धिक भिन्नता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली, वाक दोष मुक्त और ये बहुविकलांग, ये शारीरिक बौद्धिक भिन्नता से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो अपराधी बालक है वो समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी आईक्यू लेवल होता है प्रतिभाशाली बालक का, तो कितना होता है? 110 से अधिक होता है प्रतिभाशाली बालक का। ठीक है, व्याख्या सहित समझेंगे। जिस बच्चे का आईक्यू सामान्य से काफ़ी अधिक होता है उसे प्रतिभाशाली कहा जाता है। यानी सामान्य लगभग 100 के करीब होता है, 100 से अधिक होता है, यानी आमतौर पर 110 या उससे अधिक आईक्यू लेवल वाले बच्चे हैं वो तेज समझ वाले होते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है, प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जो बच्चा जल्दी सीखता है, कठिन सवाल हल कर लेता है, उसे प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रयोग होता है। श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रयोग होता है तो क्या होता है? कौन सी लैंग्वेज? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, भारतीय लिपि, यूनिकोड, यानी कि सांकेतिक भाषा। ठीक है, यानी श्रवण बाधित यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए आप सांकेतिक भाषा यूज कर सकते हैं, उन्हें संकेतों से समझा सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे थोड़ी व्याख्या और समझेंगे इसमें। श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते, ठीक है, श्रवण बाधित भी होते हैं जो सुन नहीं सकते, बच्चे बोलकर नहीं बल्कि इशारों से संवाद करते हैं। ठीक है, इसलिए उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है, जैसे हाथ के इशारों से खाना पीना आना बताना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों में अधिकार आधारित उपागम का पालन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में अधिकार आधारित उपागम का पालन करना चाहिए, कथन किसने दिया था? तो ये कथन यूनेस्को ने दिया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूनेस्को। ठीक है, व्याख्या समझेंगे लिखने के लिए यदि प्रश्न आता है तो। यूनेस्को शिक्षा में समानता, अधिकार और गुणवत्ता पर जोर देता है, इसलिए यह कहता है कि पाठ्य पुस्तकें बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समाजीकरण का औपचारिक साधन है। समाजीकरण का जो औपचारिक साधन होता है वो क्या होता है? विद्यालय होता है। ठीक है, औपचारिक, बाकी सब अनौपचारिक में आते हैं। ठीक है, व्याख्या समझेंगे। समाजीकरण के 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक यानी परिवार मित्र वगैरह आते हैं, औपचारिक में यानी विद्यालय वगैरह। औपचारिक यानी जिसमें नियम के अनुसार चला जाता है, अनौपचारिक यानी कि अपनी मनमर्जी से उसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो परिवार में आप कैसे भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय के अंदर आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। जैसे विद्यालय में नियम, अनुशासन और शिक्षा के माध्यम से समाज के अनुसार व्यवहार सिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर। उदाहरण के तौर पे ये देख सकते हैं आप,
स्कूल में समय पर आना, नियमों का पालन करना, समूह में काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताए थे, आवासादा वाले, बहु विकल्प वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको रिक्त स्थान वालों की बात करेंगे। तो रिक्त स्थान वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना सन में हुई थी, तो कौन से सन में हुई थी? 1992 में हुई थी। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में इसे अच्छे से देख सकते हैं, इसकी व्याख्या सहित और उदाहरण भी देख लेंगे 1992 का। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1992 में हुई थी। यह संस्था विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे दिव्यांग हो गए, जो विशेष बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षकों और प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर की ट्रेनिंग आरसीआई के नियमों से होती है। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद के नियमों से होती है। विशेष शिक्षकों की, जो विशेष शिक्षक होते हैं उनकी ट्रेनिंग किसके अनुसार होती है? भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार होती है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो वो बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लें। नंबर नोट कर लें, 72 40 28 72 81। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्लासेस तो टाइम में आती हैं, थोड़ा टाइम भी लगता है क्योंकि हम बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बहुत समय लग जाता है, लेकिन आपको नोट्स एक ही बार मिल जाएंगे सारी विषयों के। तो आप नोट्स पहले से पढ़ लो। ठीक है, आप नोट्स पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स के साथ आपको और भी बहुत कुछ मिल जाए, क्योंकि आपके पास ये लास्ट साल है, तो लास्ट ईयर है, तो इसमें आपको अच्छे से स्कोर करना है, अच्छा परसेंटेज बनाना है, नहीं तो आपको बाद में फ्यूचर में पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो अच्छी तैयारी के लिए अच्छे नोट्स जरूर ले लेना, जितना हो सकता है उतना पढ़ लो, कम समय आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कम श्रवण बाधित बच्चों की श्रवण बाधिता होती है, डिसेबल होती है, यानी कि डेसिबल होती है। तो जो कम श्रवण बाधित होते हैं, जो बच्चे कम सुनते हैं, उनकी जो श्रवण बाधिता, यानी कम श्रवण बाधिता वाले बच्चे की जो श्रवण बाधिता होती है वो कितनी होती है, कितनी डेसिबल होती है? वो 26 से 40 डेसिबल होती है। ठीक है, 26 से 40 डेसिबल होती है। यहाँ व्याख्या सहित समझेंगे। श्रवण बाधित को डेसिबल में मापा जाता है। श्रवण बाधिता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है श्रवण बाधिता को। ठीक है, यानी 26 से 40 डेसिबल, यानी कि हल्की यानी हल्की श्रवण बाधिता, यानी कम श्रवण बाधिता। ठीक है, ऐसे बच्चे जो धीमी आवाज़ सुनने में परेशानी महसूस करते हैं लेकिन तेज़ आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, क्लियर, उन्हें क्या बोलते हैं? कम श्रवण बाधिता बोलते हैं। श्रवण बाधिता को कैसे नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रेल लिपि खाली जगह बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, व्याख्या समझेंगे। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं का एक सेल होता है, जिनके अलग अलग संयोजन से अक्षर बनते हैं। नेत्रहीन व्यक्ति उंगलियों से उन बिंदुओं को छूकर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द खाली जगह स्त्री पुरुष की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित है। तो लिंग जो शब्द लिंग स्त्री और पुरुष की विभिन्न गतिविधियों से क्या है? संबंधित है। जैसे व्याख्या सहित समझेंगे, यहाँ पे उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, लिंग शब्द स्त्री और पुरुष से संबंधित होता है। जो लिंग शब्द होता है वो स्त्री और पुरुष से संबंधित होता है, उनके कार्यों भूमिकाओं को दर्शाता है। जैसे लड़का पुरुषलिंग और लड़की स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्पर्श विधि द्वारा खाली जगह बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो स्पर्श विधि द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो कौन से बच्चों को दी जाती है? वो दृष्टिबाधित बच्चों को दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? खाली जगह में दृष्टिबाधित आएगा, क्योंकि जो बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, तो उनको कौन सी विधि से शिक्षा दी जाती है? स्पर्श विधि से। ठीक है, स्पर्श यानी छूकर, यानी नेत्रहीन बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो स्पर्श विधि से दी जाती है। यानी कि यहाँ व्याख्या सहित समझेंगे। जो बच्चे देख नहीं सकते दृष्टिबाधित, उन्हें स्पर्श के माध्यम से सिखाया जाता है, यानी स्पर्श यानी टच के माध्यम से। ठीक है, आप छूकर उसे सिखाते हैं।
ब्रेल लिपि पढ़ना, उभरे हुए नक्शे छूकर समझाना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लेकिन हमने यहाँ पे विस्तार से लिख रखा है। ठीक है, आपको एक वाक्य में उत्तर देना हो तो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक वाक्य में 5 प्रश्न आएंगे कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा किस दृष्टिकोण पर आधारित होती है? समावेशी शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा किस दृष्टिकोण पर आधारित होती है? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था समानता, अधिकार और सभी बच्चों को लेकर साथ चलने के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं समावेशी शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा समानता दृष्टिकोण पर आधारित होती है, समानता, अधिकार और दृष्टिकोण पर आधारित होती है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक वाक्य में सेम टू सेम थोड़ा सा अंदर कर देना। अगर आपसे अच्छे से लिखने को पूछ रहा है 2 नंबर का 3 नंबर का, तो आप उसे अच्छे से लिखिएगा। फिर देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब कि हर बच्चा, चाहे वह सामान्य हो, दिव्यांग हो, एक ही स्कूल और कक्षा में पढ़े, इसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में यानी सबको एक साथ बिठाकर शिक्षा दी जाती है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, दिव्यांग हो, कैसा भी बच्चा हो, सामान्य बच्चा हो, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, समावेशी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखें इतना। ठीक है, अगर किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसे अलग स्कूल भेजने के बजाय उसी कक्षा में बैठाकर सांकेतिक भाषा या सहायक साधनों से पढ़ाया जा सकता है। ये आपकी हो जाएगी समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, डेवर समिति की स्थापना कब हुई? तो डेवर समिति की स्थापना 1960 में हुई थी, ऐसे आप लिख सकते हैं एक वाक्य में। ठीक है, थोड़ा 2 नंबर से पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, यह समिति अनुसूचित जनजाति बच्चों की शिक्षा और उनके विकास की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। इस समिति ने सुझाव दिया कि जनजातीय क्षेत्रों में अलग से शिक्षा की व्यवस्था और सुविधाएं बढ़ाई जाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया कई बार पूछा गया है, डिस्फेजिया क्या है? तो डिस्फेजिया एक भाषा संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति को बोलने और दूसरों की भाषा समझने में क्या आती है? कठिनाई आती है। ठीक है, डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया एक भाषा संबंधी एक विकार है जिसमें व्यक्ति को बोलने और दूसरों की भाषा समझने में क्या आती है? कठिनाई आती है। ठीक है, थोड़ा और सरल तरीके से यहाँ पे आप इसे समझेंगे। इस समस्या में बच्चे या व्यक्ति सही शब्द नहीं बोल पाते हैं या दूसरे की बात समझने में परेशानी होती है क्योंकि दिमाग भाषा को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चा पानी की जगह गलत शब्द बोल देता है, किसी की बात समझने में उससे ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाल विवाह से क्या आशय है? बाल विवाह, तो बाल विवाह से क्या आशय है आपको बताना है एक वाक्य में। तो कम उम्र में बाल विवाह करना, कम उम्र में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है, यानी कानून जो उम्र बनाई उससे पहले आप विवाह करते हैं तो उसे बाल विवाह कहते हैं। ठीक है, कम उम्र में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। जैसे यहाँ पे कानून, जो भारतीय कानून है उनके अकॉर्डिंग जो उम्र रखी गई है, लड़की की 18 वर्ष है और लड़के की 21 वर्ष रखी गई है। इसमें कम उम्र में शादी करना गलत और कानूनी अपराध होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 14-15 साल की लड़की की शादी कर देना बाल विवाह होता है। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो भाई, लाइक तो आपके आ ही नहीं रहे, लाइक करो भाई यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और क्वेश्चन को आपको समझते हुए आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है और आंसर आपको अच्छे से लिखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक दोष लिखिए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक दोष लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें जो आपके घर परिवार की जो महिला होती है उनको समान अधिकार नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा विस्तार से समझेंगे, इस व्यवस्था में पुरुष का प्रभुत्व होता है। इस व्यवस्था में पुरुषों का प्रभुत्व होता है और महिला निर्णय लेने में पीछे रह जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, यानी कि जो निर्णय लेते हैं घर के वो पुरुष ही लेते हैं। ठीक है, पुरुष जो कहेंगे वो ही होगा, महिलाओं को उसमें बीच में नहीं बोलने दिया जाता है। ठीक है,
घर में पढ़ाई, नौकरी या शादी का फैसला केवल पुरुष ही ले सकते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पितृसत्ता का अर्थ बताइए। अब पितृसत्ता का अर्थ आपको बताना है। पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का परिवार और समाज पर अधिक अधिकार और नियंत्रण होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे पुरुष ही निर्णय ले सकता है, जो काम करना है पुरुष ही करेगा। ठीक है, पुरुष ने कह दिया तो वही होगा, महिलाओं का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप इसे समझाएंगे, इसमें पुरुष यानी पिता पति हो सकता है, मुख्य निर्णय लेने वाले होते हैं और महिलाओं की भूमिका सीमित रहती है। ठीक है, घर का मुखिया पिता होता है और वही आर्थिक व सामाजिक फैसले लेता है। ठीक है, घर में जो भी हो वो पिता या पति आपके फैसले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपवर्जन के 2 कारण लिखिए। अपवर्जन के 2 कारण लिखने, तो चलिए बताते हैं अपवर्जन के 2 कारण। यहाँ पे अपवर्जन का जो पहला कारण है गरीबी, दूसरा आपका भेदभाव जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर कैसे भी भेदभाव किया जा सकता है। अपवर्जन का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य सुविधाओं से दूर रखना। ठीक है, अपवर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को समाज या समूह से अलग रखना। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं, गरीब बच्चों को स्कूल ना भेजना, लड़कियों को पढ़ाई से रोकना, जाति के कारण किसी को अवसर ना देना। ठीक है, जाति भेदभाव करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गामक दिव्यांग बालक किसे कहते हैं। गामक दिव्यांग बालक किसे कहते हैं। जिन बच्चों को शरीर के अंगों को चलने फिराने में कठिनाई होती है उन्हें गामक दिव्यांग बालक कहते हैं। अच्छे से समझना है, गामक दिव्यांग बालक कौन होते हैं। जिन बच्चों को शरीर के अंगों को चलाने फिराने में क्या होती है, कठिनाई होती है, उन्हें गामक दिव्यांग बालक कहते हैं। जो बच्चे अपने शरीर के अंगों को इधर उधर डुला नहीं सकते हैं, फिरा नहीं सकते हैं, यानी मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, हिला नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं, गामक दिव्यांग बालक कहते हैं। ठीक है, जैसे उनके यहाँ पे आप और अच्छे समझाएंगे विस्तार से। इन बच्चों को चलने दौड़ने बैठने या हाथ पैर चलाने में समस्या होती है। ठीक है, ऐसे बच्चों को गामक दिव्यांग बालक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि व्हील चेयर चलने वाला बच्चा, पोलियो से प्रभावित होने वाला बच्चा, हाथ पैर से कमज़ोर बच्चा। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं। क्लास को लाइक करो भाई और नोट्स परचेस कर लो भाई। मैं तो आपसे यही कहूँगा, नोट्स के लिए नंबर नोट कर लो 72 40 28 72 81। आप नोट्स ज़रूर परचेस कर लें भैया, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। नोट्स से आपको जल्दी आप सारी सब्जेक्ट को पढ़ लोगे। ठीक है, क्योंकि हम जो क्लासेस करा रहे हैं, फर्स्ट ईयर की भी करा रहे हैं, सेकेंड ईयर की भी करा रहे हैं, और भी कई काम होते हैं, तो इस वजह से हम पूरा सब्जेक्ट का कोर्स कराने में थोड़े असमर्थ रह जाए। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ऑल सब्जेक्ट नोट्स पहले ही परचेस कर लो, उन्हें ख़रीद लो, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। 1-2 बार क्लासेस आएंगी, आप उन्हें भी देख लेना। ठीक है, तो नोट्स ज़रूर परचेस कर लें। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है समावेशी शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चे चाहे वे सामान्य हो, दिव्यांग हो, एक ही विद्यालय और कक्षा में साथ पढ़ते हैं तथा सभी को समान अवसर, सहयोग और सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको हम समझाए थे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसी भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इसमें सभी बच्चों को ज़रूरत के अनुसार पढ़ाने के तरीके बदले जाते हैं और कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चे को ब्रेल लिपि और ऑडियो के माध्यम से पढ़ाना, जबकि बाकी बच्चे सामान्य किताब से पढ़ते हैं। ठीक है, यानी सभी बच्चों को, जैसे भी सभी बच्चे हैं, कोई दिव्यांग बच्चा होगा, कोई सामान्य बच्चा होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर हो, सभी बच्चों को एक साथ बिठाकर एक ही कक्षा में जो पढ़ाना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, सभी को समान शिक्षा प्रदान करना एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वंचित बालक का अर्थ बताइए। वंचित बालक का अर्थ आपको बताना, यानी वंचित बालक वे बालक होते हैं जिसे शिक्षा, संसाधन, अवसर या सामाजिक सुविधाओं से किसी कारणवश वंचित रखा गया हो। ठीक है, विस्तार से समझे, उदाहरण भी समझेंगे।
ऐसे बच्चे अक्सर गरीबी, जाति, लिंग भेदभाव या पारिवारिक समस्याओं के कारण पीछे रह जाते हैं। जैसे उदाहरण देकर गरीब परिवार का बच्चा जो फीस ना होने के कारण स्कूल नहीं जा पाता है और लड़की को पढ़ाई से रोक देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई के 2 उद्देश्य लिखिए। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई के 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 उद्देश्य, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक और प्रशिक्षक तैयार करना और पुनर्वास यानी शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखना और नियंत्रित करना। ठीक है, ये आप 2 उद्देश्य लिख सकते हैं आरसीआई के। और यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं आरसीआई को। आरसीआई का काम है कि जो लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें सही प्रशिक्षण दिया जाए और उनकी योग्यता का स्तर अच्छा बना रहे। ठीक है, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, अंधे होते हैं, जो बच्चे दिव्यांग बालकों को जो टीचर होते हैं ना, जो शिक्षक होते हैं, उनको ट्रेनिंग कौन देता है? आरसीआई देता है। ठीक है, कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें जो दिव्यांग बच्चे हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर को विशेष प्रशिक्षण देना ताकि वे दिव्यांग बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दृष्टिबाधित बालकों के प्रति शिक्षक के उत्तरदायित्व लिखिए। दृष्टिबाधित बालकों के प्रति शिक्षक के उत्तरदायित्व लिखिए, यानी शिक्षक के प्रमुख जो उत्तरदायित्व है वो यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए आपको इनको समझना है। सबसे पहले ब्रेल लिपि का उपयोग करना, यानी ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। ठीक है, ब्रेल लिपि का उपयोग करके बच्चे पढ़ लिख सकें। ऑडियो सामग्री का उपयोग करना, यानी जैसे रिकॉर्डिंग, जिससे वे सुनकर सीख सकें। ठीक है, स्पर्श आधारित शिक्षण, यानी उभरे हुए नक्शे या चार्ट का आदि का उपयोग करके बच्चे जो अंधे बच्चे हैं वो टच करके उसे पढ़ सकें। ठीक है, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण देना, यानी कक्षा में बाधाएं ना होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आप इसे समझेंगे 5वां पॉइंट, धैर्य और सहानुभूति रखना, यानी बच्चे को समय देकर समझाना। ठीक है, और शिक्षक पाठ को रिकॉर्ड करके बच्चे को सुनते हैं या ब्रेल लिपि किताब देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बाधित बालकों के प्रति शिक्षक के उत्तरदायित्व लिखिए। ठीक है, तो श्रवण बाधित बालकों के प्रति जो शिक्षक के उत्तरदायित्व होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कि सांकेतिक भाषा, यानी कि सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, स्पष्ट और धीरे बोलना ताकि बच्चा होठ पढ़ सके। ठीक है, और चित्र, चार्ट, वीडियो का उपयोग करना, हेयरिंग एंड जैसे उपकरणों का भी उपयोग करवाना और बच्चे को सामने बैठाना। ठीक है, चलिए तो आप ये लिख सकते हैं, शिक्षक हाथ के इशारों और चित्रों की मदद से पढ़ाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है कई बार पूछा गया है, आप इसे देख सकते हैं। डिस्ग्राफिया के लक्षण लिखिए। डिस्ग्राफिया इम्पोर्टेंट है, जो कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया को आपको अच्छे से समझना है, ये कई बार पूछा गया है, 1 नंबर में, 2 नंबर में। तो यहाँ पे इसे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया के प्रमुख लक्षण देखेंगे। डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित होता है। ठीक है, जो डिस्ग्राफिया होता है वो किससे संबंधित होता है? लिखने से संबंधित होता है। तो डिस्ग्राफिया के जो लक्षण हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिखावट, यानी कि हैंड राइटिंग जो बहुत खराब और अस्पष्ट होती है। ठीक है, लिखावट यानी कि बहुत खराब और अस्पष्ट होती है, समझ नहीं आती आप जो लिख रहे हैं। शब्दों की स्पेलिंग बार बार गलत होती है, लिखने में बहुत समय लगता है। अक्षरों का आकार और दूरी सही नहीं होती है। ठीक है, एक शब्द यहाँ लिख दिया, फिर एक शब्द यहाँ लिख दिया, फिर एक शब्द यहाँ लिख दिया, तो इनमें क्या है, आप दूरी सही नहीं दे रहे, यानी कि आप बराबर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं और इसे समझे अच्छे से। अक्षरों का आकार और दूरी सही नहीं रहती है, लिखते समय हाथ में दर्द या थकान महसूस होती है, तो ये डिस्ग्राफिया के लक्षण है। ठीक है, यह एक सीखने की समस्या है जिसमें बच्चा सही तरीके से लिख नहीं पाता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया बच्चा भारत को हर बार अलग गलत तरीके से लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ग्राफिया पढ़ा था हम आपने, अभी डिसलेक्सिया पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, इसके कारण लिखिए। तो डिसलेक्सिया एक सीखने की समस्या है जिसमें बच्चे को पढ़ने, लिखने और शब्द पहचानने में कठिनाई होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया में। तो इसके जो कारण है वो यहाँ पे देखेंगे। मस्तिष्क के विकास में अंतर, अनुवांशिक कारण यानी कि परिवार से
परिवार में पहले से होना और भाषा समझने की कमजोरी और ध्वनियों को पहचानने में कठिनाई, ठीक है। और इसका यहाँ पे विस्तार देखें, इसमें बच्चा अक्षरों और शब्दों को उल्टा पुल्टा पढ़ता है, ठीक है, जैसे डॉग को गॉड पढ़ना या बैट को टैब पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैदिक काल में लैंगिक अनुभव बताइए। वैदिक काल में लैंगिक अनुभव बताना है तो वैदिक काल में लैंगिक अनुभव बताएंगे। वैदिक काल में स्त्री और पुरुष को लगभग समान अधिकार प्राप्त थे और समाज दोनों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। समाज में दोनों का सम्मान किया जाता है, यानी कि वैदिक काल में स्त्री और पुरुष को लगभग समान अधिकार प्राप्त थे और समाज में दोनों का सम्मान किया जाता था, ठीक है। वैदिक काल की बात हो रही है। यहाँ पे इसे थोड़ा पॉइंट के माध्यम से और समझा। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, वे यज्ञ धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी, उन्हें विवाह में अपनी पसंद का अधिकार था, यानी स्वयंवर होता था उनका, समाज में उनका सम्मान था, ठीक है। वैदिक काल की बात है ये। उदाहरण तौर पे देखेंगे आप, जैसे गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं शिक्षा और ज्ञान में आगे थीं। निष्कर्ष, वैदिक काल में लैंगिक समानता अधिक थी, ठीक है। वैदिक काल में ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता था। अब हम देखते हैं ब्रिटिश काल की बात देखते हैं। ब्रिटिश काल में क्या था, ब्रिटिश काल में लैंगिक अनुभव बताइए, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर थी। जो ब्रिटिश काल था उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कमज़ोर थी, लेकिन सुधार आंदोलनों के कारण धीरे धीरे सुधार हुआ, ठीक है। जो सुधार आंदोलन चलाए गए थे उनके कारण फिर बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ, ठीक है, ब्रिटिश काल में लैंगिक के आधार पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं, महिलाओं को शिक्षा कम मिलती थी। ब्रिटिश काल में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी बुराइयाँ थीं। सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया था, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अपवर्जन के नकारात्मक प्रभाव लिखिए। अपवर्जन के नकारात्मक प्रभाव, तो देखते हैं मुख्य प्रभाव जो अपवर्जन के होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा से वंचित, आत्मविश्वास में कमी, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ना, सामाजिक भेदभाव और अलगाव और मानसिक तनाव और हीन भावना, ठीक है। तो विस्तार से और समझे उदाहरण सहित इसमें। जब किसी व्यक्ति को समाज या शिक्षा से अलग किया जाता है तो उसका विकास रुक जाता है, ठीक है। गरीब या दलित बच्चों को स्कूल में भेदभाव मिलने से वे पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। अगर आपके साथ कोई भेदभाव करेगा, आपसे छुआछूत करेगा, नहीं ये नीची जाति का, मैं इससे नहीं बोलूँगा, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, आपका मन भी नहीं लगेगा क्लास में। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझते हुए आराम से लिखना है, इनमें अपने शब्दों को ऐड करना है। भाई मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट दे रहा हूँ नोट ताकि आप इसे पढ़ें, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में तो और ज़्यादा लिखना है बढ़ा चढ़ा के, ठीक है, अपने भाषा का प्रयोग करते हुए और अपने शब्दों को जोड़कर, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की गतिविधियाँ लिखिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की यहाँ पे गतिविधियाँ देखें, जो मुख्य गतिविधियाँ वो थी यहाँ पे, बालिकाओं को जन्म को बढ़ावा देना, बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और समाज में जागरूकता फैलाना, बाल विवाह रोकना, स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाना, ठीक है। तो ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुख्य गतिविधियाँ थी यहाँ पे। और देखें, गांव में अभियान चलाकर लोगों को समझाना कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है, बेटियों का पढ़ना भी ज़रूरी है, तभी वो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगी, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन की बाधाएं बताइए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समावेशी शिक्षाओं के मूल्यांकन की बाधाएं बताइए, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य बाधाएं समावेशी शिक्षा में वो देखेंगे। तो यहाँ में सभी बच्चों के लिए एक जैसा मूल्यांकन करना कठिन होता है, शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण का अभाव होता है, उचित संसाधनों की कमी होती है, अलग अलग ज़रूरतों को समझना मुश्किल होता है और समय की कमी होती है। यानी कि अब मैं आपको थोड़ा इन पॉइंट को समझा दूं, अगर आप समझना चाहें तो सभी बच्चों के लिए एक जैसा मूल्यांकन करना। हम बात करें समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी में सब तरह के बच्चे होंगे, तो सभी तरह के बच्चों का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, कठिन होगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण का अभाव भी रहेगा इसमें, क्योंकि कोई बच्चा तो
जो विकलांग है, कोई बच्चा सुन नहीं सकता है, जो कोई बच्चा देख नहीं सकता है, तो उनके लिए शिक्षकों की कमी रहेगी। सभी बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षक चाहिए होते हैं और उचित संसाधनों की भी कमी रहेगी। वहाँ पे अलग अलग ज़रूरतों को समझना कठिन होगा, हर बच्चे की अलग ज़रूरत होगी, ठीक है। तो समय भी कम पड़ेगा इसमें, और थोड़ा यहाँ पे विस्तार से आप समझ सकते हैं। हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, इसलिए एक ही परीक्षा से सही मूल्यांकन करना कैसा होगा, कठिन होगा, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य लिखित परीक्षा देना क्या होगा, कठिन होगा, ठीक है। क्लियर, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की समस्याएं लिखिए। जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनकी कौन कौन सी समस्या होती है उन बच्चों की, वो आपको लिखनी है, ठीक है। जो बच्चे धीमी गति से हैं उनके लिए पढ़ाई समझने में अधिक समय लगता है, ठीक है। बार बार भूल जाना होता है उनके लिए, आत्मविश्वास की कमी होती है, दूसरों से पीछे रह जाते हैं और रुचि का कम होना, ठीक है, उनमें रुचि कम होती है। उदाहरण पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चा बार बार समझाने पर भी जल्दी नहीं सीख पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लैंगिक समानता में पाठ्यक्रम की भूमिका का वर्णन कीजिए। लैंगिक समानता में पाठ्यक्रम की भूमिका का वर्णन करना है, तो यहाँ पे भूमिका देखेंगे, लड़का लड़की में समानता का संदेश देना, भेदभाव को खत्म करना, दोनों को समान अवसर देना, सकारात्मक सोच विकसित करना, महिलाओं के योगदान को शामिल करना, ठीक है। अब ये पॉइंट को अच्छे से लिख सकते हैं, थोड़ा और समझेंगे इसे अच्छे से। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें लड़के और लड़कियों को बराबर दिखाया जाए और कोई भेदभाव ना होना चाहिए, ठीक है। किताबों में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं की सफलता की कहानियाँ भी शामिल होनी चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए। और यहाँ पे और देखें, औपचारिक शिक्षा में नामांकन में लिंग भेदभाव को समझाइए। औपचारिक शिक्षा में नामांकन में लिंग भेदभाव को समझाइए, यानी औपचारिक शिक्षा में नामांकन में लिंग भेदभाव का अर्थ है कि लड़कों और लड़कियों को स्कूल में प्रवेश यानी कि एडमिशन के अवसर समान रूप से नहीं मिलते हैं, ठीक है। नामांकन की बात हो रही है, यानी कि एडमिशन, जब लड़कों और लड़कियों का एडमिशन होता है स्कूल में औपचारिक शिक्षा में, तो उनकी क्या नहीं होता है, उनको प्रवेश के अवसर क्या है, समान नहीं मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा और विस्तार से समझेंगे उदाहरण सहित। यानी कई जगह लड़कों को पढ़ाई में प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियों को पीछे रखा जाता है, यानी परिवार केवल बेटों को स्कूल भेजता है, बेटियों को घर के काम में लगा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक संरचना की विशेषताएं लिखिए। सामाजिक संरचना की विशेषताएं, सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषताएं यहाँ पे, तो चलिए लिखते हैं। व्यवस्थित संरचना, समाज अलग अलग भागों या परिवार, शिक्षा, धर्म से मिलकर बना होता है। स्थायित्व यानी कि यह लंबे समय तक बनी रहती है। परस्पर संबंध यानी सभी भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भूमिका और दर्जा यानी कि हर व्यक्ति का समाज में एक स्थान और काम होता है, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, नोट्स और परचेस कर लें भाई, अच्छा स्कोर चाहते हैं तो। नियम और मूल्य यानी समाज नियमों और मान्यताओं पर क्या चलता है, ठीक है। परिवार, स्कूल और समाज मिलकर एक संरचना बनाते हैं जहां हर किसी की अलग भूमिका होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में शिक्षक की भूमिका बताइए। लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में शिक्षक की भूमिका यहाँ पे देखेंगे, तो आप पॉइंट के माध्यम से देखेंगे शिक्षक की भूमिका। लड़का लड़की में भेदभाव ना करना, दोनों को समान अवसर देना, सकारात्मक सोच विकसित करना, लैंगिक समानता पर जागरूक फैलाना और पाठ्य पुस्तकों में समानता का संदेश देना, ठीक है। आप ऐसे पॉइंट के माध्यम से सीखेंगे और अपने पॉइंट भी जोड़ के आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। कक्षा में खेल, पढ़ाई और गतिविधियों में लड़कियों को भी बराबर भाग लेने का मौका देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नोट्स परचेस कर लो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, नोट्स परचेस कर लो भाई। एक बार और नंबर नोट लिखा देता हूँ, मैं करा देता हूँ। 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप उन्हें पढ़ें अच्छे से,
ताकि आप क्या है, मैं आपको बता दूं, नोट्स आप पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्लास में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो नोट्स आप पहले पढ़ लोगे, परचेस कर लोगे, एक साथ आपको सारी विषयों के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उन्हें पहले ही पढ़ लोगे, ठीक है। समय से पहले ही पढ़ लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था, दृष्टिबाधित बालकों के लिए अधिगम सामग्री की सूची बनाकर वर्णन कीजिए। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए अधिगम यानी सीखने की सामग्री की सूची बनानी है और उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो अधिगम सामग्री यहाँ पे ये है बच्चों की जो, तो यहाँ पे ब्रेल लिपि की पुस्तकें यानी पढ़ने के लिए होती हैं, ब्रेल लिपि की पुस्तक। ऑडियो सामग्री यानी रिकॉर्डिंग सुनकर सिखाने के लिए होती हैं, सीखने के लिए। स्पष्ट आधारित चार्ट या नक्शे छूकर समझने के लिए होते हैं। और टॉकिंग बुक या सॉफ्टवेयर डिजिटल माध्यम से सीखने के लिए होते हैं, ठीक है। सहायक उपकरण जैसे छड़ी या चलने फिरने में मदद करते हैं, ठीक है। क्लियर। और इन साधनों से दृष्टिबाधित बच्चा बिना देखे आसानी से सीख सकते हैं। ब्रेल लिपि किताब छूकर पढ़ता है और ऑडियो से पाठ सुनता है, ठीक है। तो आप ये ब्रेल लिपि जो उन बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सामग्री कौन से बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो देख नहीं सकते यानी अंधे बच्चे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के कार्यात्मक आकलन के प्रकार बताइए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके कार्यात्मक आकलन के प्रकार आपको बताने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उनके प्रकार देखते हैं। शैक्षणिक आकलन यानी कि पढ़ाई का स्तर जानना। व्यवहारिक आकलन यानी व्यवहार और आदतें समझना। सामाजिक आकलन यानी समाज में घुलने मिलने की क्षमता। और शारीरिक आकलन यानी शारीरिक क्षमता का परीक्षण। और मनोवैज्ञानिक आकलन यानी मानसिक स्थिति और IQ लेवल, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई, व्यवहार और शारीरिक स्थिति को देखकर उसकी ज़रूरतें समझना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुरुषत्व के सकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। पुरुषत्व के सकारात्मक पक्षों का वर्णन करना है, ठीक है। पुरुषत्व यानी कि सकारात्मक अर्थ ऐसे गुण जो व्यक्ति को जिम्मेदार, सहायक और सम्मान देने वाला बनाते हैं, ठीक है। इसके जो मुख्य सकारात्मक पक्ष हैं वो यहाँ पे देखेंगे। मुख्य सकारात्मक पक्ष यानी जिम्मेदारी, यानी पुरुष अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं साहस और आत्मविश्वास, यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी डटकर सामना करता है, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा नेतृत्व क्षमता, यानी समूह को सही दिशा देने की क्षमता होती है, ठीक है। चौथा देखा संरक्षण, यानी परिवार और समाज की सुरक्षा का ध्यान रखता है। सहयोग और सहानुभूति यानी कि दूसरों की मदद करना और उनकी भावनाओं को समझना, ठीक है। सम्मान की भावना यानी महिलाओं और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। क्लियर। नेक्स्ट देख, इसका थोड़ा विस्तार से और समझे। आज के समय में सही पुरुषत्व का मतलब सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि समझदारी, समानता और सहयोग भी होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, घर के काम में पत्नी बहन की मदद करना, लड़कियों को बराबर सम्मान देना, कठिन समय में परिवार का सहारा बनना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नारीवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नारीवाद, तो नारीवाद क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। नारीवाद एक सामाजिक आंदोलन है जो स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। नारीवाद, इसकी जो मुख्य विशेषताएं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखेंगे। समानता यानी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अधिकारों की रक्षा यानी शिक्षा, नौकरी और स्वतंत्रता के अधिकार। भेदभाव का विरोध यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करना चाहिए, ठीक है। और देखें इसकी विशेषताएं। शिक्षा और जागरूकता यानी महिलाओं को शिक्षित और जागरूक बनाना चाहिए। स्वतंत्रता यानी अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार होना चाहिए। सशक्तिकरण यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना, ठीक है। और समझे यहाँ पे विस्तार से, नारीवाद समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने और बराबरी दिलाने का प्रयास करता है, ठीक है। नारीवाद की बात हो रही है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, लड़कियों को पढ़ाई और नौकरी के समान अवसर देना, दहेज प्रथा और बाल विवाह का विरोध करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालिका शिक्षा की समस्याओं का वर्णन कीजिए।
तो इस क्वेश्चन से कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आपने लाइक नहीं किया है क्लास को, जिन जिन बच्चों ने ईमानदारी से लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करो, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। भारत में बाल का शिक्षा कई सामाजिक और आर्थिक कारणों से प्रभावित होती है, ठीक है। तो कौन कौन से समस्याएं वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहली जो समस्या है गरीबी है, हर चीज़ में गरीबी चलती है। परिवार पैसे की कमी के कारण लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है। बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी होने से पढ़ाई छूट जाती है बच्चों की। लैंगिक भेदभाव यानी लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है लड़कों के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देखें यहाँ पे सुरक्षा की कमी, एक ये भी समस्या है। स्कूल दूर होने से सुरक्षा के डर से लड़कियों को नहीं जा पाती, लड़कियां नहीं जा पाती हैं स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक है। स्कूल की कमी यानी कि शौचालय, शिक्षक और संसाधनों की कमी होती है। परिवार की सोच यानी लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है जैसी सोच रखने वाले भी कुछ परिवार होते हैं, इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका जो घरेलू काम बोझ है, लड़कियों को घर के काम में लगा दिया जाता है, ठीक है। इन सभी कारणों से लड़कियां पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं और समाज में पीछे रह जाती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गांव में लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय घर के काम में या छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगा दिया जाता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, शॉर्ट करा रहा हूँ, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। आपको इनके आंसर अपनी मर्जी से भी लिखने हैं, बना कर, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप ऐसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख दें। अगर मैं आपको पूरी डिटेल में 100 से 150 शब्दों का आंसर लिख के दूंगा तो आप उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, ना मैं क्लास में पढ़ा पाऊंगा। एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा आध घंटे में, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन शॉर्ट में करा रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको आराम से इन पॉइंट के माध्यम से समझकर और अपनी तरफ से जोड़कर लिखना है, ठीक है, परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समावेशी पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो बच्चों यानी सामान्य और दिव्यांग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे, मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। समान अवसर यानी कि सभी बच्चों को सीखने का समान मौका मिलता है। लचीलापन यानी अलग अलग बच्चों की ज़रूरत के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। विविधता का सम्मान यानी कि हर बच्चे की क्षमता और भिन्नता को स्वीकार करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें भेदभाव रहित यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें सहायक सामग्री यानी ब्रेल, ऑडियो, चित्र आदि का उपयोग किया जाता है। सक्रिय भागीदारी यानी सभी बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना। और देखें यहाँ पे व्यक्तिगत ध्यान यानी हर बच्चे की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसे अच्छे समझें। इसमें शिक्षा को ऐसा बनाया जाता है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, ठीक है, कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। एक ही पाठ को अलग अलग तरीके से यानी चित्र, ऑडियो, खेल से समझाना ताकि सभी बच्चे सीख सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन योग्यता यानी कि डिस्ग्राफिया के कारणों का वर्णन कीजिए। लेखन योग्यता यानी डिस्ग्राफिया के कारणों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो लेखन योग्यता डिस्ग्राफिया समझें पहले, फिर उसके मुख्य कारण समझेंगे। लेखन योग्यता यानी कि डिस्ग्राफिया सीखने की एक समस्या है। लेखन अयोग्यता है जी, ठीक है। लेखन अयोग्यता यानी डिस्ग्राफिया एक सीखने की समस्या है जिसमें बच्चे को सही तरीके से लिखने में क्या आती है, कठिनाई आती है, ठीक है। समस्याएं आती हैं बच्चों को सीखने में, ठीक है। इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, कई बार पूछा गया है ये। तो इसके जो मुख्य कारण है जो भी हैं वो आप इसे यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। मस्तिष्क के विकास में कमी यानी कि दिमाग के उस हिस्से में समस्या जो लिखने और भाषा को नियंत्रित करता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे सूक्ष्म मोटर कौशल, आप भी इसे पढ़ें, ठीक है। सूक्ष्म मोटर कौशल की कमजोरी यानी हाथ और उंगलियों का सही नियंत्रण ना होना। और देखें यहाँ पे हाथ आंख समन्वय की कमी यानी जो देखते हैं उसे सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट देखें
स्मरण शक्ति की कमजोरी यानी कि अक्षर और शब्द या याद रखने की कठिनाई, ध्यान की कमी यानी कि बच्चा लिखते समय ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, गलत शिक्षण पद्धति यानी शुरू से सही तरीके से लिखना ना सिखाया जाना, ठीक है, ये डिस्ग्राफिया की कमी है। आनुवांशिक कारण यानी परिवार में पहले से यह समस्या होना, ठीक है, आपके परिवार में डिस्ग्राफिया की समस्या होगी तो ये आनुवांशिक भी कमी हो सकती है कि आपके आने वाले बच्चों में भी डिस्ग्राफिया की कमी देखने को मिले, ठीक है, डिस्ग्राफिया देखने को मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा किताब को हर बार अलग अलग गलत तरीके से लिखता है, उसकी लिखावट बहुत खराब और अस्पष्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निषक्तजन अधिनियम, निषक्तजन अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के बारे में बात हो रही है यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रावधानों का वर्णन कीजिए कि पीडब्ल्यू एक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। निषक्तजन अधिनियम यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान अवसर देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। पीडब्ल्यू एक्ट किस लिए बनाया गया? जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें समान अवसर देने के लिए बनाया गया था पीडब्ल्यू एक्ट, ठीक है। तो इसके जो मुख्य प्रावधान है वो यहाँ पे देखेंगे। समान अवसर यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, नौकरी और समाज में बराबर अवसर मिलने चाहिए, शिक्षा की कमी, ठीक है। दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोजगार में आरक्षण यानी सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण, भेदभाव का निषेध यानी कि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुलभ वातावरण यानी कि सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, बस, भवन को दिव्यांगों के लिए आसान बनाना, ठीक है। और देखें यहाँ पे पुनर्वास सेवाएं यानी चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं देना। सामाजिक सुरक्षा यानी कि पेंशन, सहायता और कल्याण योजनाएं देना, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़े। उदाहरण के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, स्कूलों में रैंप बनाना ताकि व्हील चेयर वाले बच्चे आसानी से जा सकें। दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा और विशेष शिक्षक उपलब्ध कराना, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए। तो आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बंटी क्लास है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी बच्चे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब कर दें आगे की और भी न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देखने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपने बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं किए तो नोट्स परचेस कर लो। यहाँ पे आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। सरल और आसान भाषा में लिखे हुए नोट्स हैं, आप जिन्हें पढ़कर आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। सभी विषयों के आपको एक साथ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लासेस आने में लेट होती हैं तो आप नोट्स पढ़ लें। सबसे पहले नोट्स को आपको एक साथ पढ़ने सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, आपको पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से आपको कराएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी बच्चे को अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन पेपर में खाली नहीं छोड़ना है, सारे के सारे पेपर करने हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लिख के आना है उस प्रश्न से रिलेटेड, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समझना है ताकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ताकि आप उनके बारे में लिख पाएँ, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित है किस पे? बाल केंद्रित पे, ठीक है, बाल के केंद्रित पे। यानी कि बाल केंद्रित पे तो कैसे इसकी व्याख्या सहित समझेंगे, यहाँ पे उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में हर बच्चे की ज़रूरत, क्षमता और रुचि का ध्यान रखा जाता है। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें हर बच्चे की ज़रूरत, क्षमता और रुचि का ध्यान रखा जाता है, इसलिए यह बच्चे को केंद्र में रखकर चलती है, ठीक है। जो बाल केंद्र, जो समावेशी शिक्षा है वो बच्चों के ध्यान में रखते हुए चलानी पड़ती है, इसीलिए इसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कक्षा में कोई बच्चा धीरे सीखता है तो शिक्षक उसी के अनुसार पढ़ाने का तरीका बदलता है। यानी कि बच्चा धीरे सीखता है तो शिक्षक भी उसी हिसाब से उसे पढ़ाएगा ताकि वो समझ सके। जो बच्चा तेज़ है उसको तेज़ के हिसाब से पढ़ाएगा ताकि वो जल्दी समझता है तो उसे एक ही बार में पढ़ाएगा। जो बच्चा धीरे समझता है तो उसके लिए धीरे स्पीड में पढ़ाएगा और अच्छे से समझते हुए पढ़ाएगा। उनके लिए विधियाँ भी चेंज करेगा कि किस विधि से बच्चा ज़्यादा सीख सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। ये आपको आंसर देना है, पहले भी पूछे गए क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल सहित भी देख सकते हैं। ब्रेल लिपि दृष्टिहीन यानी कि जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए, ठीक है। ब्रेल लिपि दृष्टिहीन लोगों के लिए होती है, जिसमें 6 बिंदुओं का एक सेल होता है। 6 बिंदुओं का क्या होता है? एक सेल होता है। इन 6 बिंदुओं के अलग अलग संयोजन से अक्षर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अक्षमता बालकों की, अधिगम अक्षमता बालकों की पहचान हेतु युक्त प्रविधि नहीं है। नहीं बतानी। जो अधिगम यानी कि सीखने में अक्षमता बालक होते हैं, उनकी पहचान युक्त प्रविधि नहीं है, तो वो बतानी प्रविधि नहीं है। तो निरीक्षण रेटिंग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निरीक्षण रेटिंग कैसे, यहाँ पे व्याख्या सहित समझेंगे, उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता की पहचान के लिए वैज्ञानिक परीक्षण जैसे भाषा, योग्यता, उपलब्धि परीक्षण उपयोगी होते हैं। सिर्फ निरीक्षण रेटिंग पर्याप्त और सही विधि नहीं मानी जाती है, ठीक है। किसी बच्चे को पढ़ाने में कठिनाई तो टेस्ट से पता चलता है। यानी कि मैं आपको समझाऊं, किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो टेस्ट से पता चलता है कि सिर्फ देखकर नहीं, ठीक है। आप किसी बच्चे को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये बच्चा होशियार है या कमज़ोर है। आप उसे पढ़ाएं, उससे परिचित होंगे, उसका टेस्ट वगैरह लेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा होशियार है कि कमज़ोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण का औपचारिक साधन होता है। सामाजिकरण का औपचारिक साधन आपका विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय हो जाएगा औपचारिक। अनौपचारिक में परिवार, माता पिता और पड़ोसी आते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सामाजिकरण का मतलब है समाज के नियम सीखना। सामाजिकरण का क्या मतलब है? समाज के नियम सीखना। विद्यालय एक औपचारिक संस्था है जहाँ नियमों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। स्कूल में अनुशासन, समय पालन, नियम सीखना, यह औपचारिक सामाजिकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी व्यक्ति में स्त्रील और पुरुषत्व दोनों मिश्रण पाया जाता है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंड्रोजीनी कहा जाता है। एंड्रोजीनी क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या सहित। जब किसी व्यक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों के गुण होते हैं तो उसे एंड्रोजीनी कहते हैं। कोई लड़का संवेदनशील भी है और मजबूत भी, यानी कि दोनों गुण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले देख सकते हैं आप। चिन्ह भाषा का प्रयोग खाली जगह बालकों को द्वारा किया जाता है, तो कौन से बालकों का प्रयोग किन बालकों द्वारा किया जाता है? श्रवण बाधित बालकों द्वारा। श्रवण बाधित यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए चिन्ह भाषा यानी संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। श्रवण बाधित यानी सुनने में अक्षम, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे उदाहरण सहित समझेंगे, व्याख्या देखेंगे। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वे बोलने में भी कठिनाइयाँ महसूस करते हैं, इसलिए वे संकेत चिन्ह भाषा का उपयोग करते हैं, यानी साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हाथों के इशारों से पानी, खाना आदि बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवर समिति का गठन किस सन में हुआ था? तो डेवर समिति का गठन 1960 में हुआ था। व्याख्या सहित और समझेंगे, लिखने वाला पूछ लेता है तो डेवर समिति का गठन 1960 में किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की शिक्षा और विकास का अध्ययन करना था, ठीक है। उदाहरण से समझें, जैसे किसी क्षेत्र में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो यह समिति कारणों को जानकर सरकार को सुझाव देती थी कि वहाँ शिक्षा कैसे सुधारी जाए ताकि बच्चे वहाँ पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हील चेयर एवं वॉकर का प्रयोग खाली जगह वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो व्हील चेयर और वॉकर का प्रयोग कौन से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। वो व्यक्ति इसे यूज करते हैं व्हील चेयर को जो शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, विकलांग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, जो लोग चलने फिरने में सक्षम नहीं होते, जो कोई भी हो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो जो चल नहीं सकता है
जिनके पैरों में समस्या होती है वे व्हील चेयर या वॉकर का क्या कहते हैं उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति का पैर टूट गया तो या लकवा हो गया हो तो वे व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डिस्पेक्सिया मुख्य रूप से खाली जगह संबंधी अक्षमता की गति और संकेत करता है, गति की ओर संकेत करता है, यानी कि गति की ओर। ठीक है, यानी कि यहीं से आप आंसर उठा सकते हैं, यानी कि डिस्पेक्सिया मुख्य रूप से गति संबंधी अक्षमता की ओर क्या करता है, संकेत करता है। ठीक है, गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे व्याख्या सही समझेंगे, उदाहरण से देखेंगे। डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों में कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे कपड़े पहनना, लिखना या चीज़ें पकड़ना मुश्किल होना आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुषत्व और स्त्रीत्व प्रत्यय है तो जेंडर प्रत्यय। ठीक है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व जेंडर प्रत्यय है। ठीक है, सरल व्याख्या और समझें इसकी। पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों समाज में व्यक्ति के व्यवहार, भूमिका और पहचान से जुड़े होते हैं। इन्हें मिलाकर जेंडर कहा जाता है, इसलिए यहाँ सही शब्द क्या हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। लड़कों से मजबूत होने की उम्मीद करना, लड़कों से मजबूत होने की उम्मीद करना पुरुषत्व, और लड़कियों से कोमल होने की अपेक्षा स्त्रीत्व, ये दोनों मिलकर जेंडर से संबंधित गुण बनाते हैं। ठीक है, लड़कियां सॉफ्ट होती हैं और लड़के स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपवर्जन का मुख्य कारण क्या है। अपवर्जन का मुख्य कारण बताना, तो अपवर्जन का जो मुख्य कारण होता है वो सामाजिक भेदभाव होता है। ठीक है, अपवर्जन का मुख्य कारण क्या होता है, सामाजिक भेदभाव होता है। यहाँ पे और अच्छे से इसे समझेंगे। अपवर्जन तब होता है जब कुछ लोगों को समाज या अवसरों से अलग कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण सामाजिक भेदभाव है, जैसे जाति, धर्म, लिंग, गरीबी या विकलांगता के आधार पर अंतर करना। ठीक है, कि ये गरीब है इसे अलग करो, ये जाति धर्म पे बांट देते हैं, ये ऊंची जाति का है तो इनको अलग करो। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल में प्रवेश ना देना, लड़कियों को पढ़ाई से रोकना, इसमें वे लोग समाज में पीछे रह जाते हैं। इससे वे लोग क्या होते हैं, समाज में पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भेदभाव क्या है, अपवर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा की आधुनिकीकरण धारणा क्या है। शिक्षा की आधुनिकीकरण धारणा क्या है, तो समावेशी शिक्षा और सर्वांगीण विकास। ठीक है, शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है, समावेशी शिक्षा और सर्वांगीण विकास। कैसे, यहाँ पे विस्तृत व्याख्या समझेंगे, देखेंगे, ताकि लिखने वाला 2 नंबर 3 नंबर का पूछे तो आप लिख सकते हैं। आज की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हर बच्चे का पूरा विकास हो, जैसे मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। साथ ही समावेशी शिक्षा का मतलब है कि हर बच्चा, चाहे वह कमज़ोर हो चाहे विशेष आवश्यकता वाला हो, एक साथ पढ़ें। ठीक है, क्लियर। उदाहरण से समझ सकते हैं, कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर देना, खेल, नृत्य, नैतिक शिक्षा भी शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। दृष्टिबाधितों के लिए, यानी कि जो अंधे हैं, अंधे लोग हैं, उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में। क्लियर, थोड़ा व्याख्या सहित और समझेंगे इसे। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारत में एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। यहाँ उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी सहायता भी दी जाती है। ठीक है, उदाहरण सहित यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेल लिपि सिखाना, कंप्यूटर ट्रेनिंग देना आदि सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वियना में मानव अधिकारों पर विश्व स्तर की कॉन्फ्रेंस कब की गई थी। वियना में मानव अधिकारों पर विश्व स्तर की कॉन्फ्रेंस कब की गई थी, तो 1993 की गई थी, 1993। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण देखें, व्याख्या सहित समझेंगे। 1993 में भी वियना ऑस्ट्रेलिया में मानव अधिकारों पर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें सभी देशों ने मिलकर यह तय किया कि हर व्यक्ति के अधिकारों की क्या होनी चाहिए, रक्षा की ज़रूरत। ठीक है, अधिकारों की रक्षा जरूरी है, हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। तो यहाँ पे उदाहरण समझें, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। करिकुलम शब्द किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। उदाहरण सहित समझें, यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। करिकुलम यानी शब्द लैटिन भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है कि दौड़ का मार्ग। दौड़ का मार्ग यानी शिक्षा में इसका मतलब है पढ़ाई का पूरा ढांचा करिकुलम का, ठीक है। कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, किस किस कक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, करिकुलम में तय होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। समावेशी शिक्षा के आपको 2 सिद्धांत लिखने हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सबसे पहला सिद्धांत है समान अवसर का सिद्धांत। समान अवसर का सिद्धांत, तो हर बच्चे को शिक्षा पाने का बराबर अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो या विशेष आवश्यकता वाला हो, ठीक है। तो हर बच्चे को क्या शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए, बराबर यानी कि समान मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समान अवसर का सिद्धांत हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल देखेंगे, स्कूल में सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ने का मौका देना। तो आपको इन नोट्स को पढ़ना है अच्छे से, नोट्स परचेस कर लो, नहीं किए तो आपने नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप नंबर नोट करें, नोट्स जरूर परचेस कर लेना, ध्यान से नोट्स पढ़ लो और क्लासेस देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो, ठीक है। तैयारी अच्छे से करनी है, क्लियर। ये मौका बार बार नहीं आएगा तो आपको अच्छे से पढ़ना है समझते हुए, ठीक है। पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा दूसरा सिद्धांत देखेंगे, तो प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं का सम्मान। यानी हर बच्चे अलग अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसकी ज़रूरत भी अलग होती हैं। शिक्षक को बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझकर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, यदि कोई बच्चा धीरे सीखता है तो उसे अलग से समय और सरल तरीके से समझाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशन के 2 मॉडल लिखिए। 2 मॉडलों के नाम लिखने हैं, ठीक है। समावेशन के 2 मॉडल आपको बताने हैं। सामाजिक समावेशन मॉडल, पूर्ण समावेशन मॉडल, ठीक है। थोड़ी समझ के लिए, याद रखने के लिए, सामाजिक समावेशन मॉडल होते हैं बच्चों को समाज और शामिल करना, ठीक है, बच्चों को समाज में शामिल करना। पूर्ण समावेशन मॉडल होता है सभी बच्चों के एक साथ सामान्य कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। सभी बच्चे एक साथ सामान्य कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें समझें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं। संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, संसाधन अध्यापक वह विशेष शिक्षक होता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में सामान्य शिक्षक की क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। और अच्छे से समझें, संसाधन शिक्षक बच्चों की समस्याओं को समझकर उन्हें अलग अलग तरीके से साधन और तकनीक से पढ़ाने में मदद करता है। वह सामान्य शिक्षक को भी बताता है कि ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। उदाहरण देखें, किसी बच्चे को लिखने में कठिनाई है, संसाधन शिक्षक उसे अलग अभ्यास कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानसिक मंद बालकों को कक्षा में आप कहाँ बैठाएंगे। जो मानसिक मंद बालक हैं, आपसे पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप मानसिक मंद बालकों को कक्षा में कहाँ पे बैठाएंगे अपनी कक्षा में, तो आपको लिखना है, ठीक है। आप अच्छे से लिखेंगे समझते हुए। मानसिक मंद बालक कौन होते हैं, जो धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं, मानसिक मंद बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बालकों को कक्षा में आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए, इससे शिक्षक का ध्यान उन पर आसानी से बना रहता है और वे पढ़ाई को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आगे बैठाने से बच्चे को बोर्ड साफ दिखाई देता है और शिक्षक से सीधे संवाद करने का अवसर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ऐसे बच्चों को शोर शराबे से दूर शांत वातावरण में बैठाना चाहिए ताकि उनका ध्यान भटके नहीं। शिक्षक को समय समय पर उनसे प्रश्न पूछकर उनकी समझ को भी जांचना चाहिए, ठीक है। और उदाहरण देखें, यदि कोई बच्चा गणित के सवाल समझने में कठिनाई महसूस करता है तो उसे आगे बैठाकर शिक्षक बार बार समझा सकता है और उसकी शंकाएं तुरंत दूर कर सकता है, ठीक है।
तो मंद बुद्धि वाले बालकों को आगे बैठाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम क्या है? IEP क्या है ये आपको बताना, ठीक है। तो व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम एक ऐसी शिक्षण योजना है जो विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत ज़रूरतों, क्षमताओं और रुचियों के अनुसार बनाई जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार प्रभावी रूप से क्या करे, सीख सके। IEP में छात्र के वर्तमान स्तर, उसकी कठिनाइयाँ, सीखने के लक्ष्य, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यह योजना शिक्षक, अभिभावक और विशेषज्ञों जैसे विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक आदि के सहयोग से तैयार की जाती है, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेस कर लें, नो टेंशन रहे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आप क्लास को लाइक करें, लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नहीं किया है तो, क्योंकि आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास आएंगी। तो यहाँ पे और पॉइंट देखें, छात्र की वर्तमान में शैक्षिक स्थिति का आकलन करना, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करना, उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन, आवश्यक सहायक सामग्री और संसाधनों का उपयोग, समय समय पर प्रगति का मूल्यांकन, ठीक है। यहाँ पे इसका महत्व भी समझ सकते हैं। IEP से बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुसार शिक्षा मिलती है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह धीरे धीरे मुख्य धारा की शिक्षा में क्या करता है, आगे बढ़ पाता है। यदि कोई बच्चा लिखने में कमज़ोर है तो उसके IEP मौखिक उत्तर चित्रों के माध्यम से सीखना और अतिरिक्त अभ्यास शामिल किया जाता है, ठीक है। आप इन्हें पढ़ें अच्छे से, सरल और आसान भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नारीवाद की विशेषताओं के बारे में लिखिए। नारीवाद की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। तो नारीवाद एक सामाजिक आंदोलन और विचारधारा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर दिलाना है। यह समाज में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने पर क्या देते हैं, जोर देता है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। लिंग समानता, यानी कि नारीवाद की विशेषता लिंग समानता, पुरुष और महिला को समान अधिकार मिले, महिलाओं के अधिकार की रक्षा, शिक्षा, रोजगार, संपत्ति आदि में बराबरी मिले, सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना, भेदभाव का विरोध, यानी किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो ये नारीवाद की विशेषताएं। सामाजिक सुधार, यानी कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारना। उदाहरण देखेंगे, यदि किसी परिवार में लड़के को पढ़ाई का मौका दिया जाता है और लड़की को नहीं, तो नारीवाद इसके खिलाफ खड़ा होता है और दोनों को समान अवसर देने की क्या करता है, बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाठचर्या अनुकूलन क्या है, वर्णन कीजिए। पाठचर्या अनुकूलन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पाठचर्या अनुकूलन क्या है। पाठचर्या अनुकूलन का अर्थ है छात्रों की भिन्न भिन्न क्षमताओं, आवश्यकताओं और सीखने की गति के अनुसार पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में उचित बदलाव करना। इसका उद्देश्य है यह सभी छात्र विशेषकर कमज़ोर या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आसानी से सीख सकें, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर हैं और विशेष आवश्यकता वाले हैं। इसमें शिक्षक पढ़ाने की विधि, सामग्री, समय और मूल्यांकन के तरीकों में परिवर्तन करता है ताकि हर छात्र को सीखने का समान अवसर मिल सके, ठीक है। पाठचर्या अनुकूलन के प्रकार देखेंगे। सामग्री अनुकूलन, इसमें क्या है, कठिन विषय को सरल बनाना है। शिक्षण विधि में बदलाव, यानी कि चित्र, मॉडल, ऑडियो, वीडियो का उपयोग करना। समय अनुकूलन, यानी कि अतिरिक्त समय देना। मूल्यांकन में बदलाव, यानी लिखित के बजाय मौखिक परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे आप महत्व की बात करें, महत्व आप देख सकते हैं, सभी छात्रों को सीखने का अवसर मिलता है, कमज़ोर छात्र भी पीछे नहीं रहते हैं, आत्मविश्वास और रुचि बढ़ती है, समावेशी शिक्षा को क्या मिलता है, इसमें बढ़ावा मिलता है, ठीक है। उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि कोई छात्र पढ़ने में कमज़ोर है तो शिक्षक उसे चित्रों, कहानियों और सरल भाषा के माध्यम से पढ़ाता है तथा परीक्षा में उसे अतिरिक्त समय देता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। जो समावेशी पाठ्यक्रम होता है उससे आप क्या समझते हैं, आपको लिखना है, ठीक है। तो समावेशी पाठ्यक्रम वो है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे सामान्य, दिव्यांग, कमजोर या प्रतिभाशाली एक साथ पढ़ते हैं और सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। इसमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य है कि हर बच्चा समान अवसर प्राप्त करे और समाज में समानता की भावना विकसित करे, ठीक है। इसकी विशेषताएं देखेंगे तो सभी बच्चों के लिए समान अवसर, भेदभाव रहित शिक्षा, अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण, सहयोगात्मक वातावरण, ठीक है। उदाहरण से समझें। एक कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ एक दृष्टिबाधित बच्चा भी पढ़ता है और शिक्षक उसे ऑडियो सामग्री के माध्यम से क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी जो शिक्षा है उसका आवश्यकता और महत्व को आपको लिखना है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्ग समाज का वह हिस्सा है जो संख्या में कम होता है। अल्पसंख्यक वर्ग समाज का वह हिस्सा है, अल्पसंख्यक वर्ग है वो समाज का वह हिस्सा है जो संख्या में कैसा है, कम होता है और अक्सर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होता है। ऐसे वर्ग के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसका महत्व देखें। समान अवसर प्रदान करता है, गरीबी और पिछड़ापन दूर करता है, सामाजिक सम्मान और जागरूकता बढ़ाता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश के विकास में योगदान बढ़ता है, ठीक है। और समझे, शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग अपने अधिकारों को समझ पाता है और समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वह डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बनकर अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए शिक्षा जरूरी। देख लो, शिक्षा का महत्व भी आप समझो, ठीक है। शिक्षा जरूरी है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा हेतु क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वे अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को बनाए रख सकें, ठीक है। यहाँ पे मुख्य प्रावधान देखेंगे तो अनुच्छेद 29 देखेंगे। यहाँ पे मुख्य प्रावधान में सबसे पहले अनुच्छेद 29, ठीक है। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 30 में देखें, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाएं और विशेष सहायता, इन प्रावधानों से अल्पसंख्यकों की शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिलता है और वे अपने अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण देखेंगे। कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपना स्कूल खोल सकता है और अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा दे सकता है, जैसे उर्दू माध्यम विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्पेजिया के लक्षण बताइए, ठीक है। डिस्पेजिया यानी कि एक भाषा विकार है जिसमें बच्चे को बोलने, समझने और भाषा का सही उपयोग करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इसके मुख्य लक्षण यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से मुख्य लक्षण डिस्पेजिया के। शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना, छोटे या अधूरे वाक्य बोलना, दूसरों की बात समझने में कठिनाई, सही शब्द याद ना आना, पढ़ने और लिखने में परेशानी, बात करते समय बार बार रुकना। बच्चा मुझे पानी पीना है, बच्चा कह रहा है मुझे पानी चाहिए की जगह बोलता है पानी चाहिए बोलता है, या अपनी बात ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया, ये राइटिंग संबंधित होता है। तो डिस्ग्राफिया एक लेखन है, लेखन से संबंधित समस्या है जिसमें बच्चे को साफ सुथरा और सही तरीके से लिखने में क्या आती है, कठिनाई आती है। तो इसके मुख्य लक्षण आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखावट बहुत खराब या अस्पष्ट होना, अक्षरों का आकार प्रकार असमान होना, शब्दों के बीच सही दूरी ना रखना, लिखते समय बहुत समय लगना और वर्तनी में बार बार गलती करना। भाई ये देखो, ये एक तो आपको एग्जाम कॉपी जब आप लिखोगे ना तो ये सारे वहाँ काम आते हैं पॉइंट।
लिखावट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं एग्जाम में। अक्षरों का एकदम आकार एकदम सही लिखना चाहिए, ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े अक्षर होने चाहिए। जो शब्दों के बीच की दूरी होती है ना, वो बराबर होनी चाहिए। लिखते समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। क्लियर। उदाहरण देखें, बच्चा किताब को कतिब या किताब लिख सकता है और लिखावट पढ़ने में कठिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। लिंग की अवधारणा या लिंग के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोनों में से आपको एक करना है। तो पहले हम देखते हैं लिंग यानी जेंडर की अवधारणा। लिंग यानी जेंडर होता है, तो लिंग का अर्थ है केवल जैविक भेद, यानी कि पुरुष महिला नहीं, बल्कि यह एक समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहार और अपेक्षाओं से जुड़ा है, ठीक है। यह बताता है कि समाज पुरुषों और महिलाओं से कैसे व्यवहार की उम्मीद करता है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य बिंदु आप यहाँ देखेंगे, लिंग एक सामाजिक अवधारणा है। यह समय और समाज के अनुसार बदल सकती है। इसमें समानता और सम्मान का महत्व होता है, ठीक है। समाज में यह माना जाता है कि लड़के बाहर काम करेंगे और लड़कियां घर के काम करेंगी। यह एक सामाजिक सोच है, ना कि प्राकृतिक नियम, ठीक है। लिंग के प्रकारों का वर्णन देखेंगे तो लिंग जेंडर समाज द्वारा निर्धारित पहचान है जो व्यक्ति के व्यवहार और भूमिका को दर्शाती है। तो लिंग के मुख्य प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। पुरुष यानी कि मेल, जैविक रूप से पुरुष और समाज में पुरुष की भूमिका। महिला यानी कि फीमेल, जैविक रूप से महिला और समाज में महिला की भूमिका। ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर, वे लोग जो स्वयं को ना पूरी तरह पुरुष मानते हैं और ना पूरी तरह महिला मानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आज के समय में समाज में विभिन्न लिंग पहचानों को स्वीकार किया जा रहा है और सभी को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं लिखिए। इसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ आपको बताना है कि विशिष्ट शिक्षा होती क्या है, परिभाषा भी आपको लिखनी है, आवश्यकता और महत्व भी बताने हैं। तो सबसे पहले अर्थ जानेंगे विशिष्ट शिक्षा का। तो विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, जैसे दिव्यांग बच्चे, मानसिक रूप से कमज़ोर आदि बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उनकी ज़रूरत के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है उसे विशेष शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देखेंगे यहाँ पे। विशिष्ट शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें विशेष विधियों, उपकरणों और वातावरण का उपयोग करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। आवश्यकता देखें, सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार देना, विशेष बच्चों की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, समाज में समानता स्थापित करना, ठीक है। महत्व देखें, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, वे समाज में बेहतर जीवन जी पाते हैं, शिक्षा में समान अवसर मिलता है, देश के विकास में योगदान रहता है। यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो दूसरे पर निर्भर रहेंगे। अगर वो पढ़े लिख जाते हैं तो वो समाज के काम भी आते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, तो दूसरे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देश के विकास में योगदान बढ़ता है, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाना, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर लेख लिखिए। समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर आपको क्या लिखना है, लेख लिखना है। तो समावेशी शिक्षा का विकास समय के साथ धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। समावेशी शिक्षा का विकास समय के साथ धीरे धीरे हुआ है। प्रारंभिक समय देखेंगे तो पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग रखा जाता था और उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है। विशेष विद्यालयों का दौर देखेंगे, बाद में उनके लिए अलग विशेष विद्यालय खोले गए जहां उन्हें अलग से शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। एकीकरण, इसके बाद यह विचार आया कि विशेष बच्चों को सामान्य विद्यालय में भी पढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद आई समावेशी शिक्षा, यानी कि अब वर्तमान में समावेशी शिक्षा का विचार प्रचलित है जिसमें सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा
दी जाती है। तो भारत में विकास यहाँ पे देखेंगे आप, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT, सर्व शिक्षा अभियान, समावेशी नीतियों का विकास। समावेशी शिक्षा से समानता, सहयोग और सामाजिक एकता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अस्थिबाधित बालक किसे कहते हैं? अस्थिबाधित बालक किसे कहते हैं? उनके अधिगम हेतु प्रयुक्त सामग्री का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको पहले तो ये बताना है कि अस्थिबाधित बालक होते क्या हैं, किसे कहते हैं, और उसके बाद उसके अधिगम हेतु प्रयुक्त सामग्री का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्लास को लाइक करो भाई, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक तो कर दिया करो, एक प्यारी सी कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो अस्थिबाधित जो बालक होते हैं, अस्थिबाधित बालक वे बालक होते हैं जिनकी हड्डियों, मांसपेशियों या शरीर के अंगों में विकार होता है, जिससे उन्हें चलने फिरने या कार्य करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। विकार का मतलब समझते हैं, कोई अंग की कमी या टूटा फूटा कुछ भी हो सकता है, वो मतलब पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो अधिगम सामग्री है, व्हील चेयर, बैसाखी हो गया, विशेष टेबल कुर्सी हो गए, लेखन सहायक उपकरण हो गए, कंप्यूटर और तकनीकी साधन, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि हो जाएंगी। ठीक है, चलने में असमर्थ बच्चों को व्हील चेयर और अनुकूल कक्षा दी जाती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रवण बाधित की पहचान तथा श्रवण बाधित बालकों हेतु अनुदेशन की रणनीति आपको लिखनी है। ठीक है, पहचान कैसे करेंगे श्रवण बाधितों की? सुनने में कठिनाई होगी, बार बार क्या क्या पूछेंगे, बार बार क्या पूछना, तेज आवाज़ में बोलना, निर्देशों को ना समझ पाना, बोलने में देरी करना। ठीक है, तो ये कौन से बालक हो जाएंगे? श्रवण बाधित, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनकी पहचान के कारण है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अनुदेशन की रणनीतियाँ। अनुदेशन की रणनीतियाँ देखेंगे, सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का उपयोग होता है, चित्र और चार्ट का प्रयोग होता है, होठ पढ़ने की सहायता, श्रवण यंत्र का उपयोग, कमजोर कक्षा में सामने बैठाना, स्पष्ट और धीमी आवाज़ में बोलना। ठीक है, तो यानी कि अनुदेशन की रणनीतियाँ होती हैं श्रवण बाधित बालकों की। नेक्स्ट देखते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं लिखिए। मातृसत्तात्मक परिवार की आपको क्या लिखनी है? विशेषताएं लिखनी है। और दूसरा क्वेश्चन आपका, सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो हम देखते हैं मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं। मातृसत्तात्मक परिवार वह होता है जिसमें परिवार की मुख्य सत्ता महिला या माता के हाथ में होती है। अगर पितृत्मक सत्ता की बात होती है तो यहाँ पे पिता या पुरुष के हाथ की बात होती है। ठीक है, तो मुख्य विशेषता यहाँ पे देखेंगे, परिवार का नेतृत्व कौन करता है? महिला करती है। ये मातृत्मक है। अगर पितृत्मक होता तो यहाँ होता कि परिवार का नेतृत्व कौन करता है? पुरुष करता है। ठीक है, ऐसे होता, लिखा होता। वंश माँ के नाम से चलता है, किसमें? मातृत्मक में। ठीक है, अगर पितृत्मक होता तो पिता के नाम से चलता। संपत्ति का अधिकार महिला को मिलता है। निर्णय लेने में महिला की प्रमुख भूमिका होती है। बच्चों का पालन पोषण माँ के परिवार में होता है। महिलाओं का सामाजिक स्थान ऊंचा होता है। ठीक है, महिलाओं का सामाजिक स्थान कैसा होता है? ऊंचा होता है। कुछ जनजातियों जैसे मेघालय के खासी समाज में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, पितृत्मक होता तो ये जहाँ पे महिला आई है वहाँ पे पुरुष आ जाता। ठीक है, इन्हीं पॉइंट को आप लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका। तो सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका आपको लिखनी है। तो लिंग यानी कि जेंडर सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह निर्धारित करता है कि समाज में पुरुष और महिलाओं की क्या भूमिका, जिम्मेदारी, स्थान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भूमिका देखेंगे, कार्यों का विभाजन जैसे घर और बाहर के काम, सामाजिक अपेक्षा यानी लड़कों और लड़कियों से अलग अपेक्षाएं, अवसरों में भिन्नता यानी शिक्षा और रोजगार, निर्णय लेने में भागीदारी, सामाजिक पहचान और सम्मान। ठीक है, आज के समय में लिंग समानता पर जोर दिया जा रहा है ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कच्छ अंत्यक्रिया को लैंगिक समानता आधारित बनाने हेतु उपाय लिखिए।
कच्चा कच्च अंतःक्रिया को लैंगिक समानता आधारित बनाने हेतु आपको उपाय लिखने हैं। ठीक है, तो कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को निम्न उपाय अपनाने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से उपाय अपनाने हैं यहाँ पे देखेंगे। सभी छात्रों को समान अवसर देना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बिना भेदभाव करना। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी प्रश्न पूछने और उत्तर देने में भेदभावपूर्ण भाषा से बचना, समूह कार्य में मिश्रित समूह बनाना, लड़कियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और देखें यहाँ पे पाठ्य सामग्री में समानता दिखाना, सम्मानजनक वातावरण बनाना, यानी शिक्षक केवल लड़कों से ही नहीं बल्कि लड़कियों से भी समान रूप से प्रश्न पूछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने के में साथी समूहों की भूमिका। साथी समूह यानी पीयर्स, यानी बच्चों के व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो साथी समूह होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों के व्यवहार और सोच को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहले क्वेश्चन समझेंगे, लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में साथी समूहों की भूमिका पूछ रहा है। साथी समूह यानी ग्रुप। ठीक है, आपका ग्रुप, आपके जो भी यार दोस्त रहते हैं उस ग्रुप की बात होगी। तो समान व्यवहार को बढ़ावा देना। ठीक है, भेदभाव का विरोध करना, सहयोग और सम्मान की भावना विकसित करना, सकारात्मक सोच विकसित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यदि दोस्त समूह में लड़कियों को बराबर अवसर दिया जाता है तो अन्य बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप सभी को, आप क्लासेस तो रेगुलर देख ही रहे, तो नोट्स और परचेस कर लो, नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ठीक है, अगर आपको पेपर करना है, अच्छे नंबरों से पास होना है तो नोट्स ले लो, और पेपर में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे प्रश्न आए आप पे चाहे नहीं आए, सारे प्रश्नों को करना है किसी भी हालत में, टाइम का ध्यान रखते हुए। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, एग्जाम कॉपी लिखने वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, चैनल पे अपलोड कर दी हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और क्लास को लाइक करो। भाई आप लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्यों यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है बताओ, लाइक करो सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत अध्यापक की भूमिका बताइए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में जो कार्यरत अध्यापक है उसकी क्या भूमिका है वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसे सभी प्रकार के बच्चों को साथ पढ़ाना होता है। ठीक है, तो मुख्य भूमिका यहाँ पे लिखी गई है पॉइंट के माध्यम से। आप भी शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए ऐसे ही आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना, बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझना, अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करना, विशेष बच्चों की अतिरिक्त सहायता देना, सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाना। ठीक है, और देखें, अभिभावकों और विशेषज्ञों की सहयोग करना और भेदभाव रहित कक्षा निर्माण करना। ठीक है, तो शिक्षक एक ही विषय को समझाने के लिए चित्र, कहानी और गतिविधियों का उपयोग करता है। क्लियर। समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताएं आपको बतानी। ठीक है, तो समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताएं, सभी बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा, भेदभाव रहित, लचीला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग और विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, समान अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निःशक्त जन अधिनियम 1995 क्या है। निःशक्त जन अधिनियम 1995 क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पहले जा रहा है निःशक्त जन अधिनियम 1945 में, जिसे 1995 से PWD एक्ट 1995 बोलते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जो PW एक्ट है 1995 या भारत द्वारा बनाया गया कानून है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर देना है। ठीक है, मुख्य विशेषताओं की बात की जा रही है तो यहाँ पे देखेंगे मुख्य विशेषताएं, शिक्षा में समान अवसर प्रावधान, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3%, बाधा रहित वातावरण व्यवस्था,
पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना, विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा, भेदभाव से सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा और सहायता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, इसके आपको मुख्य कार्य लिखने हैं। यानी भारतीय पुनर्वास परिषद एक संस्था है जो दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो इसके प्रमुख कार्य यहाँ पे देखेंगे, विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण, पुनर्वास कार्यक्रमों का संचालन, मानक और नियम निर्धारित करना है, पेशेवरों की पंजीकरण करना है, शिक्षा और जागरूकता फैलाना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप RCI विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है, RCI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विभिन्न समयावधि में लैंगिक अनुभव का वर्णन कीजिए। भारत में विभिन्न समयावधि में लैंगिक अनुभव का वर्णन करना है। ठीक है, तो भारत में लैंगिक अनुभव समय के साथ बदलते रहे हैं। अलग अलग कालों में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति, अधिकार और भूमिकाएं भिन्न रही हैं। ठीक है, कालों की बात हो रही है जी। काल समझते हैं आप, प्राचीन काल, ये इस काल की बात हो रही है। प्राचीन काल, इस समय महिलाओं को समान और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में महिलाओं को सम्मान और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। और थोड़ा ऊपर सिरका, इसको अच्छे समझा पाएंगे आपको। वे वेदों का अध्ययन करती थीं प्राचीन काल में और समाज में उनकी अच्छी स्थिति थी। विवाह और जीवन से जुड़े निर्णयों में भी उनकी भागीदारी रहती थी प्राचीन काल में। ठीक है, जैसे गर्गी और मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं। ठीक है, एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो। उसके बाद आ जाए मध्यकाल। मध्यकाल में इस समय महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई। मध्यकाल में पर्दा प्रथा चली, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं बढ़ी, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। कब, मध्यकाल में। ठीक है, फिर उसके बाद आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, थोड़ा शिक्षा का प्रसार हुआ और महिलाओं को अधिकार मिलने लगे। बाल विवाह, सती प्रथा आदि पर रोक लगाई गई। ठीक है, ये आधुनिक काल में। और यहाँ पे उदाहरण देखें, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रयास। ठीक है, इसमें। और यहाँ पे देखें, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, संविधान ने पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिए। शिक्षा, रोजगार और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। कई सरकारी योजनाएं महिलाओं के विकास के लिए चलाई गई। ठीक है, निष्कर्ष देखें, समय के साथ भारत में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी पूर्ण समानता प्राप्त करना बाकी है। ठीक है, अभी पूर्ण समानता अभी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालयों में लैंगिक असमानता के मुख्य कारण बताने। आपको विद्यालय के अंदर जो लैंगिक असमानता है उसके क्या कारण है। ठीक है, तो विद्यालयों में लैंगिक असमानता का अर्थ है कि लड़कों और लड़कियों को समान अवसर और व्यवहार ना मिलना। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक सोच। पहला कारण होता है सामाजिक सोच, यानी समाज में यह धारणा कि लड़कियाँ कम सक्षम हैं, ये सामाजिक सोच है। रूढ़िवादित परंपराएं, यानी लड़कियों को घर के कामों तक सीमित रखना, उन्हें स्कूल वगैरह नहीं जाने देना, ये भी। और शिक्षा में भेदभाव, यानी लड़कों को अधिक महत्व देना, लड़कियों की पढ़ाई को नज़रअंदाज करना। लड़की चाहती है फिर भी उसे नहीं पढ़ने देते हैं लोग। ठीक है, आर्थिक कारण भी होता है, गरीब परिवार लड़कों को शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जो गरीब परिवार होते हैं वो लड़कों की शिक्षा को क्या देखते हैं, प्राथमिकता देते हैं, यानी उन्हें पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, गरीबी के कारण। विद्यालय वातावरण, यानी स्कूलों में उचित सुविधाओं का अभाव रहता है, जैसे शौचालय, सुरक्षा आदि वगैरह। ठीक है, उसके बाद शिक्षकों का पक्षपात, यानी शिक्षक अनजाने में लड़कों को अधिक अवसर देते हैं और लड़कियों को देते नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम में असमानता, यानी कि किताबों में लड़कों को अधिक सक्रिय और लड़कियों को कमजोर दिखाना होता है। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे आप।
लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए समाज, विद्यालय और सरकार को मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सकें। ठीक है।